हेलो एस्पिरेंट। आज हम जहां पे हमने अपना लास्ट लेक्चर खत्म किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी जिज्ञासा सीरीज चल रही है उसका आज हम लेक्चर 4 लेके आए हैं। तो हमने क्या किया था, यूनिट 1 स्टार्ट करी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आज हमारा जो पहला टॉपिक है, उस दिन ए पार्ट करा था, आज बी पार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और इसका एक और नाम होता है, अगर एससी वर्मा देखेंगे हम तो इसका नाम क्या होता है हमारा, उसका नाम था हमारा क्या, एंड ऑन पोजीशन था हमारा इसका नाम, और इसका नाम क्या है हमारा, ब्रॉड साइड, या एक और नाम बोल सकते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आज हमें, हमारे पास मान लो ये डाइपोल है, डाइपोल मैंने समझाया था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार को डाइपोल बोलते हैं। ये डाइपोल है, इसके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो। हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। और ये डेरिवेशन भी हमारी बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो। ठीक है, अब पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, यहां पे एक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और मेरे को इसके परपेंडिकुलर पे मैंने मान लिया, यहां पे पी पॉइंट है, यहां पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या करा, ऑफ कोर्स ही बात है, कल ही बताया था मैंने, डाइपोल की जो लेंथ है हम उसे क्या लेते हैं, 2a ले लिया। डाइपोल का सेंटर मैंने O ले लिया, ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया, कोई दिक्कत किसी को। और मैंने O से P को ज्वाइन किया, जैसे हमने एक्सियल में किया था कि O से P की दूरी को हमने क्या लिया था, R, यहां पे भी हम R ले लेंगे। अब मेरे को पता है अगर ये 2a है तो आधा कितना होगा इसका, A, और ये भी A होगा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसको दिखाने के लिए मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया, ऐसी बी पॉइंट से भी इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब सबको होता है माइनस क्यू के कारण जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या आती है, टूवर्ड्स द चार्ज, तो माइनस क्यू के तरफ आ जाएगी। इसको मैंने मान लिया अपनी तरफ से E1। ऐसी प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को आती है, बताया था। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कारण आएगी वो बाहर को दिखा दी E2, जो प्लस क्यू के कारण है। अब मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो इनके क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए पहले देखो, अगर मेरे पास ये r है ये a है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये a है और हमारे पास क्या है, ये r है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी मेरे पे ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। इस ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती है तो क्या होता है हमारा, आइसोसेलेस। यानी अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ये थीटा ले लिया, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब मैं इसके कंपोनेंट लेने जा रहा हूं, तो देखना सब, मैंने क्या करा, अगर ये थीटा है तो ऑफकोर्स ही बात है ये भी थीटा होगा, z बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब मेरे को कंपोनेंट बनाने, तो एक वर्टिकल बनेगा एक हॉरिजॉन्टल। E1 का थीटा के साथ वाले को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, E1 cos थीटा। ऐसी E2 का भी थीटा के साथ वाला क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा। अब अगर ध्यान से देखो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का एरो एक ही तरफ है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट अगर E2 का मैं वर्टिकल कंपोनेंट बोलूंगा तो क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा, जो ऊपर जाएगा। और E1 का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो वो नीचे आएगा, E1 sin थीटा। अब E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक चीज, अगर मैं E1 और E2 जो मेरा प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो बराबर आएंगे। क्यों, क्योंकि जो E1 है वो क्यू के कारण ही है, E2 किसके कारण है, वो भी क्यू के कारण है, और दूरी भी क्या हमारी सेम है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीज पे डिपेंड करती है, एक चार्ज पे और किस पे, डिस्टेंस पे, दोनों ही सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा E1 और E2 वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखते हैं हम,
तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, और मैं मैग्नेटिक फील्ड वो मान लें इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, के, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर इसकी डायरेक्शन देखूं तो मैं कहां तो आ रही है, इधर को आ रही है, तो अलोंग पी ए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू बोलूं, ईएफ मतलब क्या है, शॉर्टकट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो वो भी सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट अगर इसकी डायरेक्शन देखूं तो ये इधर को जा रही है, तो ऐसे लिख सकता हूं बी से पी की तरफ, तो अलोंग बी। बट अगर मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड, इसे मैंने मान रखा, क्या मान रखा, इसे E1 है और इसे E2, तो अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड बोलूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के, दोनों ही कितने हमारे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब खुद ही देखो, अगर E1 E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो E1 के भी दो कंपोनेंट बन रहे, E2 के भी दो कंपोनेंट बन रहे, जो E2 का E2 साइन थीटा है वो E1 साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, क्योंकि E2 और E1 बराबर है मैग्नीट्यूड में, साइन थीटा सेम है, और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी पॉइंट पे, वो केवल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे क्यों नहीं कैंसिल करें, दोनों के एरो क्या है, सेम है, यानी डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स के कारण आएगी। क्लियर है यहां तक? तो अब बात करेंगे हम तुम्हारा कि मैं लिखूंगा E1 हैव two components E1 sin theta and E1 cos theta. Similarly E2 have two components, फिर से E2 के भी दो कंपोनेंट्स हैं, E2 sin थीटा एंड E2 cos थीटा। अब खुद ही बताओ, E2 sin थीटा और जो E1 sin थीटा वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे, मैं लिखूंगा E1 sin थीटा विल कैंसल आउट E2 sin थीटा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है P पे, वो केवल किसके कारण आ रही है, cos थीटा वाले कंपोनेंट्स के कारण, यानी मैं बोल सकता हूं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अब खुद ही बोलो E1 और E2 तो बराबर है, तो या तो E2 के बदले E1 रख लो, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब 2 टाइम्स ऑफ E1 कितना है हमारा मैग्नीट्यूड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा मैं इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूं, देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है मेरा a और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे, ये एक पावर है और ये अंडर रूट मतलब हाफ पावर है, तो 1 और हाफ कितना होता है 3/2, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो Q इंटू 2a, हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो P से डिनोट करते हैं, तो Q इंटू 2a के बदले तो P आ गया, और नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, इक्वाटोरियल के कारण। फिर जैसे हमने एक्सियल में क्या पढ़ा था, शॉर्ट डाइपोल, वही एक केस पढ़ेंगे और हमारी ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। एक्सियल के, अगर मैं बोलूं एक्सियल के कंपैरिजन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पे हमें क्या है, किसका, वेक्टर का भी यूज हो रहा है, हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। क्लियर है मेरी बात? तो ये सबको डेरिवेशन समझ आई? ठीक है, फटाफट इसे नोट करो जल्दी, और हमारे पास एक केस रह गया, उस केस को मैं यही बता देता हूं, यहीं पे नोट कर लेना, फिर पूरा नोट कर लेना। तो फॉर
शॉर्ट डाइपोल। मैंने कल ही बताया था पहले लेक्चर में कि शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या होता है। मान लो ये डाइपोल है और तुम यहां पे क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे। अगर इस पी पॉइंट को तुम बहुत दूर समझ लो, यानी जो ये इसका साइज है ए, उसके मुकाबले जो ये आर है मेरा, ये बहुत ज्यादा दूर हो जाए, उसे बोलते हैं हम शॉर्ट डाइपोल कंडीशन। तो जब ये बहुत ज्यादा दूर होगा तो आर क्या होगा, ए से बहुत बहुत बड़ा होगा। तो फिजिक्स में क्या होता है, अगर कोई चीज दूसरे से बहुत बड़ी होती है तो उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आर इज ग्रेटर देन ए, तो मैं यहां पे से ए को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू के पी अपॉन, ये हट गया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, केवल आर क्यूब। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी मेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए, केपी बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल याद होगा तो यहाँ पे 2 केपी बाय आर क्यूब आया था। यानी मैं बोल सकता हूं कि ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2:1 होता है, लेकिन किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। एक और चीज, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही है, तो नेट डायरेक्शन भी इधर ही जाएगा। और अगर देखूं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, -q से +q, और ये डायरेक्शन इसके अपोजिट जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस बताया था मैंने पहले पुराने लेक्चर्स में, और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, यानी इसके अपोजिट जा रही है। मतलब मैं बोल सकता हूं जो डाइपोल यहाँ पे इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट है। क्या है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है मेरी बात? अब फटाफट सब नोट कर लो जल्दी। और पेपर में तुम जब डेरिवेशन स्टार्ट करते हो तो 1-2 लाइन मैंने पहले भी बोला था वो खुद लिखनी होती है। कंसीडर अ डाइपोल हैविंग -q and +q चार्ज सेपरेटेड बाय अ 2a डिस्टेंस, ये तुम्हें खुद लिखना है वहां, ठीक है। एक लाइन लिख दिया करो, इंप्रेशन भी बनता है, अच्छा भी लगता है। जल्दी। एक और बार अगर मैं इसे समझाना चाहूँ डायग्राम को तो फिर से समझा देता हूँ। मेरे पास एक डाइपोल था, मेरे को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जो क्या है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, या इसका एक नाम ब्रॉड साइड है और एक नाम क्या है हमारा, इक्वेटोरियल है। अगर मेरे को पी पे निकालना है तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज आती है, प्लस के कारण अवे फ्रॉम द पॉइंट आती है। तो यहाँ से E2 इधर आ गया, E1 इधर आ गया। अब मेरे को दिखा यार E1 और E2 ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, तो जब भी हमारे पास कोई वेक्टर वर्टिकल नहीं होता या हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो उसके क्या बनते हैं, कंपोनेंट्स। तो मैंने उसके कंपोनेंट बनाए, थीटा के साथ वाला कॉस हो गया, नीचे वाला साइन हो गया इवन। ऐसे E2 के थीटा के साथ वाला कॉस होता है और ऊपर वाला साइन। ये तुमने किसमें पढ़ा है, क्लास 11th में, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है और इनके मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल किसके कारण आएगी, इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। E1 E2 के बराबर है तो मैं E1 इसे E1 भी लिख सकता हूं, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा आ जाएगा। तुम 2 टाइम्स ऑफ E2 cos थीटा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू बराबर है। E1 की वैल्यू यहां से रखी, cos थीटा इस ट्राइंगल से निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे सॉल्व किया, हमारा ये आया। शॉर्ट डाइपोल का हमें केस पता है तो यहां से हमारा ये आ गया। अब मैंने डायरेक्शन देखी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और डाइपोल हमारा माइनस से प्लस जाता है, तो उसके अपोजिट आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेटोरियल के केस में हमारी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होती है। डाइपोल मोमेंट पुराने लेक्चर याद होने चाहिए, ठीक है। हो गया होगा नोट, नहीं तो स्क्रीन पॉज कर देना, वीडियो पॉज करके और फिर नोट कर लेना, ठीक है। चलो, और एक और चीज जो मैंने बोली आखिरी में, ई एक्सियल अपॉन लिखा देता हूं, ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल फॉर शॉर्ट डाइपोल हमेशा कितना होता है, 2:1 होता है। क्या होता है हमारा, 2:1 होता है। ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल कितना होता है हमारा, 2:1 होता है।
तो मैं जो बोल रहा था, सॉरी, ई एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। क्या रेशियो आता है? 2:1। कैसे आता है? क्योंकि हमें पता है, बता भी देता हूं, ई एक्सियल हमने प्रूव किया था, क्या था? 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल शॉर्ट के लिए कितना आया था? kp बाई आर क्यूब। kp आर क्यूब, क्या आएगा आंसर? 2:1। क्लियर है मेरी बात? अब बात करेंगे हम इसके थर्ड केस की। ए और बी तो हमने कर लिया, थर्ड केस होता है हमारा एट एनी जनरल पॉइंट। लेकिन ये वाला हम केवल फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए प्रूफ कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर शॉर्ट डाइपोल, केवल शॉर्ट डाइपोल के लिए। और ये जो है हमारा, ये डायग्राम से समझ आ जाएगा सारी चीज। इसमें क्या है, केवल डायग्राम में ही अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो ठीक है। देखो, मान लो मेरे पास फिर से एक डाइपोल है, -q +q, और मेरे को इस बार जनरल पॉइंट मैंने मान लिया यहां पे निकालना है। देखो यहां पे, अब यहां पे निकालूंगा तो ना ये किसी परपेंडिकुलर में, ना उसके एक्सिस पे, ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, तो कोई बीच का पॉइंट है, और मैंने इसे जोड़ दिया। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, और इसको आर ले लिया। जैसे हम लेते ही हैं सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसे आर लेते हैं, तो हमने आर कंसीडर कर लिया। अब इस पूरी दूरी को हम 2a लेते हैं, तो ये 2a ले लिया। अब देखो ध्यान से इसमें कैसे करना है। अगर मैं देखूं माइनस से प्लस जो होता है हमारे किसकी डायरेक्शन होती है? डाइपोल मोमेंट की। तो इस बार मैं डाइपोल मोमेंट के क्या ले रहा हूं? तुम्हारे कंपोनेंट्स ले रहा हूं। ध्यान से बना, ये डाइपोल मोमेंट ही है। डाइपोल मोमेंट के सबको पता है, कोई भी वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, उसका थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये थीटा है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट मैंने बताया था ना, क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। तो यानी इस डाइपोल मोमेंट को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। ये इस तरफ माइनस आ गया, इस तरफ कहीं प्लस आएगा, और ये जो P है इसका याला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला हो जाएगा P cos थीटा। अब सबको पता है जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो cos से परपेंडिकुलर होता है, तो अगर P cos थीटा इधर है तो P sin थीटा इससे परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा। तो हमारा एक और डाइपोल बनाया, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट लिए, और ये जो याला बना इसकी जो वैल्यू है हमारी इस कंपोनेंट की क्या हो जाएगी? थीटा से, cos थीटा से जो परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलते हैं? sin थीटा। यानी मैंने एक डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लिए, थीटा के साथ वाला cos, उससे परपेंडिकुलर sin। बस अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं देखूं ये जो डाइपोल है जिसका हमारा डाइपोल स्ट्रेंथ कितनी अब होगी? P नहीं है, P cos थीटा इस वाले की। P पॉइंट उसके कहां आ रहा है? कहां पे आ रहा है तुम्हारा? एक्सियल में। तो इस वाले के लिए मैं एक्सियल वाला फॉर्मूला जो हमें पता है वो लगा देंगे, ठीक है। फिर P जो हमारा याला डाइपोल बना जिसकी डाइपोल स्ट्रेंथ है P sin थीटा, उसके लिए ये P पॉइंट कहां पे आ रहा है? उसके कहां पे आ रहा है? देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में या इक्वेटोरियल में, उसके लिए हम इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फिर से समझना, हमने क्या करा, एक डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लिए, एक P sin थीटा ले लिया और एक P cos थीटा। P cos थीटा के लिए जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वो उसके सीध में, मतलब उसके एक्सियल में आ गया, और P sin थीटा के लिए उसके किसमें आ गया? इक्वेटोरियल में। अब जब ये इसके एक्सियल में आया तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है शॉर्ट डाइपोल वाला, डायरेक्ट लगाऊंगा, और जब उसके परपेंडिकुलर में आया तो मेरे पास कौन सा वाला फॉर्मूला है? इक्वेटोरियल वाला, हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं? cos थीटा वाले के कारण निकाल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं, V the dipole moment P, the dipole moment P have two components P cos theta and P sin theta। अब जो P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
P cos थीटा कॉम्पोनेंट क्या आएगी हमारे को पता है कौन सा वाला फॉर्मूला एक्सियल वाला, क्योंकि P cos थीटा के ये जो P पॉइंट है वो कहां पे एक्सियल में, तो एक्सियल में हमें पता ही अभी प्रूफ रहा था शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना आया था 2kp, लेकिन यहाँ पे P के बदले जो डाइपोल की स्ट्रेंथ है वो P cos थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P cos थीटा अपॉन r क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने अपनी तरफ से मान लिया E1। अब सबको पता है इसकी जो डायरेक्शन होगी हमने उसमें प्रूफ करी थी, कहां से कहां थी, अलोंग द डाइपोल मोमेंट, तो जो E1 आएगी वो ऐसे आ जाएगी। पहले मैं डायरेक्शन ही दिखा देता हूं यहाँ पे, और अगर मैं याद रखूं ये हमारा कौन सा वाला है इक्वेटोरियल के कारण जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, याद है मैंने अभी इससे पहले ही बताया था अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट है। ये जो मेरा डाइपोल बना है इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो इससे अपोजिट जाना मतलब ऐसे, यानी P पॉइंट पे अपोजिट मतलब ऐसे आएगी E2। अब E1 और E2 दो वेक्टर 90 में, तो उसका रिजल्टेंट हम यहां से निकाल सकते हैं जो कुछ ऐसा आएगा E, इसकी वैल्यू निकालनी है और इस एंगल को थीटा मान लिया, हम ये एंगल भी निकालेंगे। नहीं यहाँ थीटा मैंने यूज कर लिया तो मैं इस एंगल को अल्फा मान रहा हूं, अल्फा की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। सबको समझ आया? E1 की डायरेक्शन हमने पहले एक्सियल में समझी थी कि अलोंग द डाइपोल मूवमेंट होती है, तो माइनस से प्लस की तरफ ही है, और इक्वेटोरियल की मैंने इससे पहले ही बताई थी अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट होती है, तो डाइपोल मोमेंट ये वाले के लिए ऐसे में जाएगा, तो उसके अपोजिट कैसे आएगा, ऐसा आएगा। तो E1 E2 ऐसा है, दो वेक्टर 90 में है, तो उनका रिजल्टेंट हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जो बीच से जाएगा मतलब एकदम सेंटर से नहीं जाएगा, सेंटर से तब जाता अगर E1 और E2 बराबर होते, बराबर नहीं है तो कहीं बीच से जाएगा, कितने एंगल पे बना रहा होगा अल्फा, हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। तो E1 ये आ चुका है मेरा, किसके कारण, इसके कारण। E2 P sin थीटा वाले के कारण निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा कंपोनेंट, इसको E2 मान लिया, कितना आएगा ये 2kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। अभी तुम बोला हमने E1 और E2 क्या आ रहे हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देखो कंफ्यूज मत होना, ये हमारा डाइपोल मोमेंट वाला P है और ये नॉर्मल पॉइंट वाला है। पॉइंट चेंज कर दे क्या, Q मान ले, चलो इस पॉइंट को Q कर देते हैं, Q भी नहीं करते S कर देते हैं, क्योंकि बाकी Q से हम चार्ज होता है हमारा, तो हमने इसे मान लिया S। ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है, क्या आ जाएगा, दो वेक्टर 90 में, तो हमें पता है शॉर्टकट क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, तो E1 स्क्वायर प्लस हमारा E2 स्क्वायर होएगा, तो कितना आ जाएगा, E1 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं 4k स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में r की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे r की पावर 6, प्लस E2 स्क्वायर इसका करेंगे 4k स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, एक मिनट, हमारा P साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे 2 थोड़ी आएगा, ये तो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता, बता रखा था इक्वेटोरियल में kp बाई r क्यूब होता है, तो k स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6। अब दोनों में से क्या क्या कॉमन है, k स्क्वायर P स्क्वायर r की पावर 6, देखो k स्क्वायर P स्क्वायर r की पावर 6, अगर मैं अंडर रूट से बाहर लूं k स्क्वायर का k आ जाएगा, P स्क्वायर का P आ जाएगा, r की पावर 6 का r की पावर 3 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसी को देखूं, रब कर दूं, पहले यही कर देता हूं, देखो यहां पे के पी बाय आर क्यूब, इस चीज को समझना है। देखो इस 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 है ना, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो वो cos स्क्वायर थीटा जो सिंगल वाला है इस sin स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होके 1 बन जाएगा, 10th क्लास की प्रॉपर्टी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 4 में से एक यूज कर लिया था, 3 cos स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। दिस इज माय फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी, इसे हमने E मान रखा है, वो इतनी आ गई। कोई दिक्कत किसी को, देखो मैथ्स अच्छी नहीं है तो फिजिक्स अच्छा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
तो तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें जो मैं एक आज शॉर्टकट कर रहा हूं स्टेप, वो समझ आना चाहिए। क्लियर है? तो मेरा कितना आ जाएगा, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जनरल पॉइंट है, अगर ये जनरल पॉइंट है तो इससे मेरे इक्वाटोरियल और एक्सियल पक्का प्रूफ होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो यहीं से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा एक्सियल और इक्वाटोरियल। ठीक है, पहले फटाफट ये नोट करो। और ये चीज जेई और नीट के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे सिलेबस में नहीं, आईसीएसई ना सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 12 के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर तुम तैयारी कर रहे हो किसकी, नीट या जेई की, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फटाफट नोट करो। जल्दी। हो गया नोट? चलो 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट। डायग्राम बन गया होगा। जल्दी करो जल्दी। चलो ठीक है। अब मैंने बोला यहां से इस फॉर्मूले से हमारे एक्सेल और इक्वेटोरियल के शॉर्ट वाले केस दोनों प्रूफ होने चाहिए। तो मेरे को याद है एक्सेल में 2 kp बाई आर क्यूब आना चाहिए, और अगर मैं बात करूं दूसरा क्या है मेरे पास, इक्वेटोरियल, उसमें क्या आना चाहिए, kp बाई आर क्यूब। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज फॉर्मूला गलत है। लेकिन ऑफकोर्स ये बात है, प्रूफ है तो आता आ ही रहा होगा, चेक करते हैं। अब देखो पहला केस फॉर एक्सियल। अच्छा एक चीज बताना, एक्सियल मतलब ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं एस पॉइंट, ये इसके सीध पे होगा। अगर एस पॉइंट इधर को आएगा तो देखो खुद ही चीज, ये थीटा को ध्यान से देखना, अगर एस पॉइंट इधर चले आएगा तो ये थीटा 0 हो जाएगा। देखो एस पॉइंट नीचे आ रहा है तो थीटा कम हो रहा है। एस पॉइंट जैसे इस लाइन पे आएगा, क्योंकि एक्सियल मतलब इस पॉइंट पे कहीं पे लाई करना, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो फॉर एक्सियल मैं क्या करूंगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूंगा। चेक करते हैं आंसर आएगा कि नहीं। cos 0 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, कितना आ गया 2 kp बाई आर क्यूब, यही आना था, तो हमारा सही आ गया 2 kp बाय आर क्यूब। के सेकेंड फॉर इक्वेटोरियल। तो अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो ये एस पॉइंट पक्का यहां पे कहीं पे होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो अगर ध्यान से देखो एस पॉइंट यहां पे आ जाए तो देखो ऐसे ऐसे जाएगा, एस पॉइंट ऐसा आएगा, तो थीटा क्या होगा, कितना होगा, 90 होगा। होगा कि नहीं होगा, एस पॉइंट अगर इधर आ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के साथ 90 आएगा। यानी फॉर इक्वेटोरियल मेरे को थीटा कितना पुट करना है, 90।
चलो 90 पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। cos 90 0, 0 इंटू 3 0, 3 0 प्लस 1 1, अंडर रूट ऑफ 1 1 ही आएगा। कितना आ जाएगा नहीं केपी बाय आर क्यू। कितना आ गया मेरा केपी बाय आर क्यू। अब यानी यहां से ये दोनों ही हमारे, सॉरी 2 क्यू लिख रहा हूं मैं, केपी बाय आर क्यूब। तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हो चुका है, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों आ चुके हैं, मतलब ये फॉर्मूला क्या है हमारा शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है। अब एक और चीज, जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इसकी डायरेक्शन भी तो निकालनी है, तो डायरेक्शन ऑफ ई निकाल रहा हूं मैं। डायरेक्शन ऑफ ई देखो बहुत आसान है, डायरेक्शन ऑफ ई कैसे निकालेंगे हम। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं ये E2 है तो इधर वाला भी क्या होगा E2 होगा। अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो अगर मैं यहां tan अल्फा लगा दूं तो tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, मैंने बोला ये E2 है तो ये भी E2 होगा। E2 अपॉन बेस, बेस क्या है ये मेरा क्या है E1 है। ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने लिखाया था ना यहाँ पे रब हो गया, ये E1 है। ठीक है तो कितना आ जाएगा हमारा E2 बाय E1। E2 कितना आया था मेरा, E2 कौन से वाले के लिए था हमारा इक्वेटोरियल के लिए। इक्वेटोरियल के लिए था क्या था KP बाय आर क्यू। और E1 के लिए कितना आया हमारा, कितना आया हमारा 2 KP बाय आर क्यू। ठीक है ये हमारा, हाँ कितना आ गया हमारा E1 और E2 आया ना। तो E1 किसके लिए था हमारा, उसके लिए था कितना था हमारा KP बाय आर क्यूब। और E2 कितना आ गया हमारा, सॉरी E2 तो हमारा वो था, E2 किसके लिए था हमारा इक्वेटोरियल के लिए। तो इक्वेटोरियल के लिए हमने वाला निकाला था 2K, सॉरी नॉर्मल वाला था ना KP साइन थीटा बाय आर क्यूब। और इसके लिए क्या था हमारा 2KP कॉस थीटा बाय आर क्यूब। केपी से केपी कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या था टेन थीटा। तो टेन अल्फा कितना आ गया मेरा टेन थीटा, और एक 2 डिवाइड में बच रहा है बाय 2। तो यहां से हम जो हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई बोले हमें E2 से कितना होगा E का रिजल्टेंट का हमारा एंगल, तो हम 90 से अल्फा माइनस कर देंगे, जो भी मेरा अल्फा आ रहा होगा 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है 90 एंगल। कोई दिक्कत किसी को। तो ये हमारा क्या हुआ जनरल केस हमने समझा आज। क्लियर है, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो। ये तो छोटे से ये दो केस, जल्दी करो। हो गया, चलो नेक्स्ट जो हमारी डेरिवेशन है या टॉपिक है वो है हमारा टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो टॉर्क ऑन a dipole placed in uniform electric field।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये। अब पहले तो तुम्हें 11th क्लास का कुछ समझाता हूं कि टॉर्क कब लगता है। मान लो मेरे पास ये बुक है, अगर टॉर्क को लगने के लिए हमने, अगर आईसीसी वाले हैं तो उन्होंने तो 8th 9th में पढ़ लिया होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये बुक है और मैं इसमें मान लो एक इस हाथ से और एक इस हाथ से मैं क्या मान रहा हूं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, लेकिन ये अभी क्या नहीं कर रहा है, मेरा क्या नहीं कर रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। टॉर्क लगना मतलब कोई चीज रोटेट करना। अगर मैं इसे ऐसे खींचूं ऐसे करके तो भी ये क्या नहीं कर रहा है, हमारा रोटेट नहीं कर रहा है। बट अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसे हल्का सा टिल्ट करूं और अब यहां से एक फोर्स लगाऊं और यहां से एक फोर्स लगाऊं, तो देखना यहां से जो फोर्स लगेगी और यहां से जो फोर्स लगेगी वो इसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो क्या क्या डिफरेंट किया मैंने, इस केस में भी मैं वही कर रहा हूं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगा रहा हूं, तभी बॉडी क्या कर रही है मेरी, रोटेट हो रही है। बट इस केस में भी तो मैं वही कर रहा था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और इसमें भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहां पे क्यों नहीं रोटेट करी और इस केस में क्यों बॉडी रोटेट करी हमारी, इसका रीजन है कि हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का ही होना जरूरी नहीं है, साथ में हमारे को क्या होना चाहिए, जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनका जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए। इस केस में क्या हुआ, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इस केस में भी दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे किया तो इस वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है और इस वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गए, हमारे अलग अलग हो गए। फिर से समझना, इस केस में देखो ध्यान से, अब समझ आएगी, यहां से एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे करके जा रहा है, और यहां से जो लगा रहा हूं मैं दूसरा है यहां से, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, जिसके कारण ये बॉडी क्या करने लाती है, हमारी रोटेट करने लाती है। तो यानी बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो होनी चाहिए, साथ में उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, याद रखना। क्लियर है मेरी बात? तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। यूनिफॉर्म को कैसे दिखाते हैं, जिनके बीच में हम स्पेसिंग बराबर बराबर दिखाते हैं। और मैंने एक डाइपोल रख दिया, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, और सबको पता है डाइपोल का जो लेंथ है वो पूरी लेंथ 2a लेते हैं, तो ये 2a है। और यहां पे इसका मैंने मान लिया सेंटर है, प्लस पे कितना लगेगी, QE। सबको होता है ना, प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगती है QE, और वो उसी की डायरेक्शन में लगती है प्लस चार्ज के, तो मैंने उसी डायरेक्शन में दिखाई। और माइनस पे कहां को लगती है, अपोजिट, तो ये इस पे फोर्स लगी माइनस QE जो अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड बोलूं तो QE है, बस माइनस के कारण है तो अपोजिट है। अब क्या हो रहा होगा, ये डाइपोल है मैंने मान लिया, और QE ऐसे लग रही और माइनस QE ऐसे लग रही, तो क्या ये रोटेट करेंगे, देखो एक फोर्स ऐसे ले जा रही इसे, एक फोर्स ऐसे ले आ रही, तो प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आ रहा, माइनस को अपोजिट ले आ रहा, तो इसके कारण क्या करने लगेगा, ये मेरा रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। रोटेट करेगा, किसी भी क्वांटिटी पे अगर कोई चीज रोटेट करती है तो उसमें क्या लगता है, टॉर्क। हमें उस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला बहुत बेसिक सा पढ़ा हुआ है, किसमें, क्लास 11th में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं याली फोर्स लूं, देखो मैंने इसे अपनी तरफ से A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया, इसे C मान लिया। अगर मैं ये फोर्स लूंगा QE, तो भी उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और अगर मैं ये फोर्स लूंगा, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा आएगा, इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। यानी मेरी मर्जी, आइदर फोर्स ये लूं, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होने वाला है। अब मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट P, सबको पता है माइनस Q से प्लस Q ऐसे जा रहा होगा, तो डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, मेरा थीटा आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अब मैं जाऊंगा, पहले बात करूंगा कि फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE। ऐसी फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q
कितना आ जाएगा माइनस क्यू ई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका अपोजिट टू ई। अब देख लो दो फोर्स मौजूद है इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या लगने के चांसेस हैं तुम्हारे टॉर्क। और इस बार क्यों लग रहा है क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो ऐसे, ये डॉट 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 डॉट, इसका ऐसे, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया अलग अलग हो गया, एक ही लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, तो इसमें क्या लगेगा टॉर्क। मैंने दिखाया भी कि कैसे ये रोटेट करेगा, तो यानी इस पे क्या लगने वाला है टॉर्क। तो लिखूंगा एज देयर आर टू इक्वल एंड opposite force have different line of action, so a torque will act on the डाइपोल। तो हमारा इस डाइपोल पे एक टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे को पता ही है, फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स कोई भी, तो कोई भी एक ले लो, हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है क्यूई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने बोला कितना होगा एसी, तो इनटू क्या आ जाएगा एसी आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस हो जाता है, इसलिए एसी, एसी इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूं, ये थीटा है, तो अगर मैं यहां पे साइन थीटा लूं इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर साइन थीटा लूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना है ये पूरा का पूरा 2a, भाई ये लेंथ क्या है डाइपोल लेंथ 2a, तो एसी कितना आ जाएगा यहां से 2a साइन थीटा, तो AC के बदले 2a साइन थीटा, तो QE इंटू 2a साइन थीटा। अब हमें पता है Q इंटू 2a पढ़ते आ रहे पीछे से P होता है, तो मेरा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। अब सबको पता है टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, साइन थीटा हटता है तो क्या लगता है क्रॉस प्रोडक्ट, यहां से हमारा प्रूफ भी हो रहा है, तो क्या हो गया P क्रॉस E मेरा फॉर्मूला। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमने किससे निकाल सकते हैं इसे, हमें पता ही है जो हमारे पास क्या होता है स्क्रू रूल, उससे निकाल सकते हैं। तो P से E की तरफ जाना है हमें, उंगलियां कल करनी है P से E की तरफ, P की डायरेक्शन है उधर को, ये देखो माइनस से प्लस, E है इधर, तो उंगलियां कल करी, मैंने कहां को जा रहा अंदर को, मतलब ये जब रोटेट कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स ये बात है ये जब रोटेट करेगा तो इसका एक्सिस ऐसे करके जाएगा इसके सेंटर से, और वो अंदर को जा रहा होगा, मतलब अंदर बाहर दोनों होगा एक्सिस तो, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है उस सॉरी जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस प्लेन से अंदर जाते हुए होगी। अगर मैं तुम्हारी कॉपी के हिसाब से बोलूं तो कॉपी से इनवर्ट, अभी बोर्ड से इनवर्ट, कैसे देखो P से E की तरफ उंगलियां करनी है, जो मेरा थंब है वो कहां को जा रहा है इनसाइड जा रहा है, यानी मेरी टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, लिख भी रहा हूं मैं, डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मेरा बोर्ड है तुम्हारा पेपर होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ये जो बोर्ड का प्लेन है इससे इनटू है अंदर है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को। और किससे निकाली मैंने, हमने ये 11th क्लास में पढ़ाया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड आउट कर सकते, क्लियर है, कोई डाउट, फटाफट नोट करो। और ये भी हमारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट करो, आसान भी है। जल्दी नोट करो।
हो गया। जल्दी करो। चलो अच्छा, इसमें केस भी तो हैं अभी। हाँ ठीक है, हो गया नोट। चलो एक दो केस है वो समझते हैं। देखो, जब टॉर्क का काम होता है वो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना होता है। मतलब सिंपल सी बात है, या डायपोल मोमेंट को भी बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना होता है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट होता है हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब अब खुद ही समझना, थीटा किस किस के बीच में एंगल, पी और ई के बीच में। 0 तभी हो सकता है जब पी ऐसे हो, ई की डायरेक्शन में हो, तो पी और ई एक तरह से सेम डायरेक्शन में है। P एंड E आर पैरेलल, सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो थीटा 0 होगा तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो टॉर्क कितना होगा, 0। टॉर्क क्या लगेगा, 0। अब एक चीज लगाना, टॉर्क 0 रखना मतलब रोटेट नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में है। और साथ में इसके आगे मैं एक टर्म जोड़ता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि टॉर्क का काम ही था उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना, वो पहले से है। यानी मैं बोलूंगा इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम। के सेकंड की बात करें हम तो थीटा कितना है मेरा, 180 ले लिया मैंने। 180 मतलब पी एन ई आर क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो पी है, पी कैसे, ऐसे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, पी ऐसे में, तो कितने का एंगल बना, 180 का। एंटी पैरेलल मतलब 180, तो 180 कॉस 180। देखो साइन 180 कितना होता है हमारा, 0 ही होता है। तो टॉर्क तो फिर से इस केस में 0 ही आया, बट इसे बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क 0 है तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि टॉर्क का काम था उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना, और ये इसके अपोजिट बैठा है। तो यानी जैसे ही इसे चांस मिलेगा ये अपने आप को कहां को वो करने की, रोटेट करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए यहां पे एक टर्म यूज किया हमने अनस्टेबल। है तो ये अभी भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि टॉर्क क्या लग रहा है, 0। केस थर्ड, अगर मेरा थीटा क्या हो, 90 डिग्री, क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पी ऐसे रख रखा हमने परपेंडिकुलर, तो हमारा क्या है, पी एंड ई आर परपेंडिकुलर। तो थीटा 90 है, आप सबको होता है थीटा 90 होगा तो साइन 90 कितना होता है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी टॉर्क इस केस में क्या लगेगा, मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, जो कितना होगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पी। तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे केस थे किसके, टॉर्क के। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इक्वेटोरियल पढ़ा हमारा, और हमने एक जनरल पॉइंट पढ़ा, और साथ में हमने क्या पढ़ा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। जब भी हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगता है। एक और चीज याद रखना, नेट फोर्स तो अभी भी यहां पे 0 ही है। क्यों, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, नेट फोर्स 0 ही है। लेकिन जो हमारा नेट फोर्स 0 होने के कारण भी हमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। वो किस कारण लग रहा है, कि ये जो फोर्सेज है इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। अगर लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होता तो हमारे पे यहाँ पे टॉर्क भी नहीं लगता, टॉर्क भी क्या होता है, 0 होता। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहला इक्वेटोरियल, दूसरा हमने जनरल पॉइंट, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, फिर हमारा टॉर्क ऑन अ डाइपोल। 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीसरी वाली नीट और जेई के लिए, मतलब उसकी डेरिवेशन नहीं, उसका क्या फॉर्मूला। क्लियर है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।